रात की खामोशी में बालकनी से आती ठंडी हवा मीरा के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर सुलग रहा था। वो रेलिंग के सहारे टकटकी लगाए बाहर देख रही थी, पर उसकी आंखों के सामने सिर्फ कल रात के वो पल घूम रहे थे। तन्मय का वो जुनूनी अंदाज, उसकी गहरी सांसें और वो नजदीकी सोच कर ही मीरा के गाल शर्म से दहकने लगते थे। शादी को पूरा एक हफ्ता हो चुका था। दोनों एक ही कमरे में थे, एक ही छत के नीचे, लेकिन उनके बीच शादी का वो असली रिश्ता अभी तक कायम नहीं हो पाया था। जब भी तन्मय उसके करीब आने की कोशिश करता, मीरा का दिल इतनी जोर से धड़कने लगता कि वो पैनिक कर जाती। तन्मय चाहता तो अपना हक जता सकता था, पर उसने कभी जबरदस्ती नहीं की। वो मीरा को समझने और इस नए बंधन को स्वीकार करने का पूरा वक्त दे रहा था। मीरा भी अपनी ही उलझन में डूबी थी कि अचानक पीछे किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो मुड़कर देखती, तन्मय के मजबूत हाथों ने उसे पीछे से अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसने अपना चेहरा मीरा के रेशमी बालों में छुपाया और उसकी गर्दन के पास से आती भीनी भीनी महक को एक गहरी सांस के साथ अपने अंदर समेटने लगा। मीरा की सांसें वहीं थम गईं। वो जमीन में गड़ी की गड़ी रह गई। सांस ले सकती हो मेरी लिटिल वाइफ। तन्मय के शरारती लहजे में एक अजीब सा जादू था। मीरा ने बेख्तियार एक लंबी सांस छोड़ी, जिस पर तन्मय के होंठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। पूरे दिन मेरे ख्यालों में खोए रहने के अलावा और क्या क्या किया तुमने? तन्मय ने अपने होंठ उसकी गर्दन से छुआते हुए पूछा। प्लीज, मीरा के हलक से मुश्किल से एक शब्द निकला। वो घबरा रही थी, लेकिन तन्मय आज रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी उंगली मीरा के होंठों पर रख दी। याद है ना, हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था, तो मुझे किस करने से मना नहीं कर सकती। और अगले ही पल उसने मीरा को बालकनी की दीवार से सटा दिया। मीरा कुछ कह पाती उससे पहले ही तन्मय के होंठ उसकी गर्दन पर झुक चुके थे। मीरा बेहाल होने लगी, उसके घुटने जवाब देने लगे थे। तन्मय की इस बेपनाह दीवानगी के आगे खुद को संभाल पाना उसके लिए नामुमकिन हो रहा था। उसके लाल पड़ते गालों को देखकर तन्मय थोड़ा और करीब आया। तुम मुझसे इतना क्यों घबराती हो? मीरा ने हिम्मत जुटाकर एक पल के लिए अपनी पलकें उठाई और तन्मय की तीखी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोली, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, मुझे आपसे डर लगता है। तन्मय के चेहरे पर एक नरम मुस्कान आई। उसने बिना देर किए मीरा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। पगली हो तुम? मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ पहुंचा सकता हूँ क्या? उसका हाथ बड़े प्यार से मीरा की कमर पर रेंग रहा था। धीरे धीरे उसकी उंगलियां सरकती हुई मीरा के सीने पर आकर रुकी, जहां मीरा की धड़कनें किसी उफनती नदी की तरह तेज थीं। मीरा पूरी तरह मचल उठी। आखिरकार तन्मय को उसकी मासूमियत पर तरस आ ही गया। वो थोड़ा पीछे हटा और मीरा को अपनी गहरी नजरों में समेटते हुए बोला, याद रखना, सिर्फ 1 महीने की मोहलत है तुम्हारे पास। इस दौरान खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर लो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें खुद से 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं होने दूंगा। उसने मीरा का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर एक सुकून भरा किस किया। मीरा ने भी शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। तन्मय, जो शहर के सबसे बड़े और नामी बिजनेस घराने का इकलौता वारिस था, जिसके एक इशारे पर लाखों काम हो जाते थे और जो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मीरा जैसी बेहद सीधी और साधारण लड़की उसके दिल पर यूं हुकूमत करेगी। इसे सिर्फ पसंद कहना गलत होगा। तन्मय को तो पहली ही नज़र में मीरा की उस मासूमियत से इश्क हो गया था। दुनिया उसे एक सख्त और कामयाब बिजनेसमैन मानती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस पहचान के पीछे वो देश का एक बेहद खतरनाक अंडर कवर एजेंट भी था। बात 1 महीने पुरानी है। वो मुंबई के एक शांत इलाके में एक बेहद जरूरी मिशन पर था और एक अपराधी का पीछा कर रहा था। रास्ते के किनारे खड़ा होकर वो फोन पर कुछ डिटेल्स चेक कर ही रहा था कि अचानक पीछे मुड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि ठीक उसके पीछे मीरा अपनी ही धुन में आइसक्रीम खाती हुई चली आ रही थी। धड़ाम! मीरा का सिर सीधे तन्मय के चौड़े सीने से टकराया और उसके हाथ से छूटकर आइसक्रीम सीधे जमीन पर जा गिरी। सिर में जो दर्द हुआ सो हुआ, लेकिन जमीन पर बिखरी अपनी आइसक्रीम देखकर मीरा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये क्या बदतमीजी है? वो चीखी। तन्मय ने चौंक कर सामने देखा।
लड़की का चेहरा ऐसे सदमे में था जैसे उसकी कोई कीमती प्रॉपर्टी छिन गई हो। मेरी 100 रुपये वाली आइसक्रीम गिरा दी आपने, निकालिए अभी के अभी 100 रुपये। तन्मय ने अपनी भवें सिकोड़ी और संजीदा होकर बोला, पहली बात मेरे पास कैश नहीं है, और दूसरी बात गलती आपकी थी, देखकर चलना चाहिए था। बस फिर क्या था, मीरा ने अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाए और जंग के मैदान में उतर आई। ओह हेलो मिस्टर, एक तो नुकसान किया और ऊपर से रौब झाड़ रहे हैं। चुपचाप पैसे निकाल रहे हैं या फिर मैं? उसने उंगली उठाकर तन्मय को सीधी धमकी दी। नहीं तो क्या? तन्मय एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। मीरा घबराकर थोड़ा पीछे खिसकी। उसने पहली बार तन्मय के चेहरे को गौर से देखा। चौड़ा माथा, तीखी नाक और किसी विदेशी मॉडल जैसा गजब का आकर्षण। लेकिन इस वक्त मीरा का गुस्सा उसके डर पर भारी पड़ रहा था। मीरा का गुस्सा देखकर तन्मय के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। अगर आपने मेरे 100 रुपये नहीं दिए तो मैं रोना शुरू कर दूंगी, और मैं बहुत ही बुरा रोती हूँ, मीरा ने मासूमियत से धमकी दी। तन्मय खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, उसने मीरा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मीरा को अचानक एहसास हुआ कि सामने वाला उसके साथ थोड़ा ज्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रहा है। ओह हेलो मिस्टर, मेरे साथ फ्लर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और क्या याद रखोगे, मैंने तुम्हें माफ किया, उसने बड़े दिल का परिचय देते हुए कहा। अभी वो उससे बहस कर ही रही थी कि पीछे से उसकी बड़ी बहन दीक्षा की आवाज सुनाई दी। दीक्षा सीधे उसके पास आकर खड़ी हो गई। ये कौन है? दीक्षा ने तन्मय पर एक दिलचस्प और परखने वाली नजर डालते हुए मीरा से सवाल किया। मीरा बुरी तरह घबरा गई। इससे पहले कि वो कोई बहाना बनाती, तन्मय उसके बराबर में आ खड़ा हुआ और एकदम शांत लहजे में बोला, मैं मीरा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मीरा का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि ये अनजान इंसान इतनी बड़ी बात बोल देगा। दूसरी तरफ दीक्षा के माथे पर शिकन आ गई। उसने शक भरी नजरों से मीरा को घूरा। अजीब बात है, इसने तो मुझे कभी बताया नहीं। खैर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर। यह कहते हुए दीक्षा ने अपना हाथ तन्मय की तरफ बढ़ाया। तन्मय का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि दीक्षा पहली ही नजर में उससे प्रभावित हो चुकी थी। लेकिन तन्मय ने अपनी जेबों से हाथ निकाले बिना ही रुखाई से कहा, आई एम सॉरी, मैं अजनबी लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता। एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी काम है। मीरा की तो मानो बोलती ही बंद हो गई थी। उसकी जीभ तालू से चिपक गई थी। तन्मय हल्का सा मीरा के चेहरे की तरफ झुका। उसका मन कर रहा था कि मीरा के गुस्से से लाल हो चुके गालों को चूम ले, लेकिन अभी उन दोनों के बीच ऐसा कोई हक नहीं था। तुमसे दोबारा मुलाकात होगी और मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दीक्षा की मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए तन्मय इतने प्यार से बोला कि एक पल के लिए मीरा की धड़कनें बेकाबू हो गई। इसके बाद वो लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। तन्मय के जाते ही दीक्षा तुरंत मीरा की तरफ मुड़ी और उसका हाथ गुस्से से दबोचते हुए बोली, ये कौन था? मैं तो तुझे बहुत सीधी सादी समझती थी, लेकिन तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालू निकली। मीरा एक झटके से होश में आई और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। दीक्षा दीदी, कसम से मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। अभी थोड़ी देर पहले मेरी सांड जैसे इंसान से टक्कर हो गई थी, और देखिए इसने मेरी आइसक्रीम भी गिरा दी। बड़ी मुश्किल से चाची ने पैसे दिए थे। दीक्षा ने उसे नफरत से घूरा। मेरे सामने ड्रामेबाजी और मासूमियत का ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ। मीरा ने लाख कसम खाई, लेकिन दीक्षा ने उसकी एक न सुनी। हालांकि दीक्षा खुद भी उस जगह अपने बॉयफ्रेंड करण से मिलने आई थी। उसने मीरा को आइसक्रीम का लालच देकर एक तरफ कर दिया था और खुद करण के साथ बातें करने लगी थी। मीरा उसका ये राज काफी समय से जानती थी, लेकिन उसने कभी दीक्षा के घर वालों के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की थी। एक तो उसे पता था कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, और दूसरा, वो किसी की जिंदगी में जहर नहीं घोलना चाहती थी। लेकिन दीक्षा ने उसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर पहुंची, दीक्षा ने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर दिया, चाची जरा पूछिए इससे कि ये बाहर किसके साथ मुंह काला कर रही थी। इतना सुनना था कि सरिता जी, जो किचन में खाना बना रही थी, गुस्से से तिलमिलाकर बाहर आई और सीधे मीरा की तरफ लपकी। दीक्षा की पूरी बात सुने बिना ही उन्होंने मीरा के बालों को अपने हाथों में जकड़ लिया
और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। बेचारी मीरा इस अचानक हुए हमले के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी। वो खुद को छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन चाची का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गलती हो गई हमसे, तुझे अपने घर में शरण देनी ही नहीं चाहिए था, चाची चिल्लाई। हमें लगा था कि तेरे पिताजी का छोड़ा हुआ बिजनेस और पैसा मिलेगा, लेकिन तेरे पापा तो कंगाल निकले। सारा पैसा उनके कर्ज चुकाने में ही चला गया, और अब तो हमारे सीने पर बैठकर मूंग दल रही है। बता मुझे कौन था वो? उन्होंने मीरा को जोर से जमीन पर धक्का दिया। बेचारी मीरा के पेट में जोर की चोट लगी और उसके मुंह से एक कराह निकल गई। चाची, भगवान की कसम मैं उसे नहीं जानती। दीक्षा दीदी को कोई गलतफहमी हुई है। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ, मीरा रोते हुए बोली। यह सुनकर चाची ने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। खबरदार, तुझ जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब मुझे तेरा इंतजाम करना ही पड़ेगा। आज ही तेरे चाचा जी से बोलती हूँ कि कोई भी रिश्ता ढूंढे और इसकी शादी करके इसे यहाँ से दफा करें, क्योंकि ये तो अब हाथ से निकलती जा रही है। चाची उसे पीट कर अपने कमरे की तरफ चली गई और मीरा का शरीर इस वक्त दर्द से टूट रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने बेबस होकर आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, आपने मेरे पापा को मुझसे क्यों छीन लिया? पहले मम्मी और फिर मेरे प्यारे पापा, ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वो अपनी हथेलियों से आंसू पोंछते हुए शिकायत कर रही थी। उसकी पीठ और कमर में असहनीय दर्द की टीस उठ रही थी। रात के वक्त चाची ने उसके सिर पर एक और बम फोड़ दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि उसकी शादी रोहन नाम के लड़के से तय कर दी गई है। रोहन के बारे में सोचकर ही मीरा का दम घुटने लगता था। वो एक नंबर का शराबी, आवारा और घटिया इंसान था जो गलत संगतों में पड़ा रहता था। मीरा को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। उसने चाची के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन चाची ने उसकी एक न सुनी और अगले शुक्रवार को ही शादी की तारीख पक्की कर दी। मीरा मन ही मन उस अनजान लड़के तन्मय को कोस रही थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में यह तूफान आया था। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। मीरा छत पर कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि आंगन में बैठे इंसान को देखकर एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि तन्मय था, वही शख्स जिसकी वजह से उसका पूरा घर नरक बन चुका था। बिना कुछ सोचे समझे मीरा उसकी तरफ बढ़ी और अगले ही पल उसने तन्मय के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तन्मय इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इधर चाची तो बुरी तरह बौखला गई। क्या कर रही हो लड़की, पागल हो गई हो क्या? उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए जवाब दिया। मीरा ने रोते हुए जवाब दिया, चाची, इससे पूछिए इसने मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम क्यों लगाया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरी इससे कोई दोस्ती है। ये एक नंबर का झूठा इंसान है। ये कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर तन्मय का दिल तड़प उठा। उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए और एकदम शांत लहजे में बोला, आई एम सॉरी। मीरा उसे नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। सरिता जी ने दीक्षा को इशारा किया तो दीक्षा मीरा को घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गई। इसके बाद चाची वापस तन्मय की तरफ मुड़ी। आखिर इस लड़की में तुम्हें क्या दिखाई दिया? ना तो इसमें अक्ल है और ना ही तमीज। एक नंबर की बेवकूफ़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बड़े बाप के बेटे हो और इसे बस कुछ दिनों के लिए टाइम पास की तरह रखना चाहते हो? चाची ने अजीब सी कड़वाहट के साथ हंसते हुए कहा। तन्मय गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अगर मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ आंटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो आएगा आप बोलेंगी। आप ये भूल रही हैं कि इस वक्त आप मेरी होने वाली पत्नी के बारे में बात कर रही हैं। अपने शब्दों और अपनी टोन पर जरा ध्यान दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरिता जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। भाई, मेरी बला से जो करना है करो, बस बाकी की तय रकम मेरे अकाउंट में आ जानी चाहिए। चाची ने अपने घटिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो तन्मय उनके चेहरे को घूर कर रह गया। पिछले 4 दिनों से तन्मय लगातार मीरा के बारे में ही सोच रहा था। जब उससे मीरा से मिलने की तड़प बर्दाश्त नहीं हुई तो उसका पता निकाल कर सीधे उसके घर पहुंच गया। लेकिन यहाँ आकर उसके होश उड़ गए जब उसे पता चला कि मीरा की शादी किसी और घटिया इंसान से ज़बरदस्ती कराई जा रही है। तन्मय ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? शुरुआत में जब चाची ने मीरा के लिए तन्मय जैसा बड़ा और अमीर रिश्ता देखा तो उन्हें जलन होने लगी,
लेकिन बाद में उन्होंने खुद को ये कहकर तसल्ली दे दी कि वो बस इस अमीर लड़के की पसंद बनने जा रही है। कोई उसके घरवाले मीरा जैसी साधारण लड़की को अपने घर की बहू थोड़े ही बनाएंगे। इधर मीरा अपने कमरे में बेचैन होकर चक्कर काट रही थी, तभी कमरे का दरवाजा खुला और चाची अंदर दाखिल हुई। चाची, मैं सच कह रही हूँ, मीरा डरती हुई बोली। अरे मेरा बच्चे, क्या हो गया? मुझे तुम पर पूरा यकीन है और मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कड़ा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। चाची ने अपना सिर झुकाया और अपनी आंखों में झूठे आंसू ले आई। मीरा ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। नहीं चाची, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरा और रोहन का रिश्ता तोड़ दीजिए। चाची मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो रिश्ता तो कब का ख़त्म हो गया बेटा। जब मुझे उस रोहन की असलियत पता चली तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि उस घटिया इंसान से तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगी, बल्कि अब तो तुम्हारे लिए उससे भी कई गुना बेहतर रिश्ता आया है। मुझे तो अभी तक तुम्हारी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा, आ ही नहीं रहा। चाची मीरा के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। ये उनके दिल में छुपी हुई कोई ममता नहीं थी, बल्कि ये उस पैसे की ताकत थी जो मीरा के बदले वे तन्मय से ले रही थी। मीरा ने अब की बार उन्हें नासमझी से देखा। क्या तुम्हें मालूम नहीं, अभी ये जो लड़का बाहर आया था ये तुमसे शादी करना चाहता है। बहुत ही अमीर है, बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। तुम तो राज करोगी, पूरे ऐशो आराम में रहोगी। चाची ने लालच भरी नजरों से कहा। मीरा को लगा जैसे उसके कानों में कुछ गलत सुन लिया हो। वो मुझसे शादी क्यों करेगा? उसने हिचकिचाते हुए कहा। और मुझे उससे शादी नहीं। सरिता जी ने बीच में ही उसकी बात काट दी। पागल मत बनो, इस तरह के बड़े रिश्ते बार बार नहीं आते। बस अब तुम अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार कर लो। शादी तो तुम्हारी होगी और सिर्फ तन्मय के साथ ही होगी। ये कहकर उन्होंने बड़े प्यार से मीरा के चेहरे पर हाथ फेरा। उनके जाने के बाद मीरा ढह जाने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन जल्द ही चाची ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। दूसरी तरफ जब तन्मय ने अपने पापा को इस शादी के बारे में बताया तो उन्होंने ये कहकर बात टाल दी, जब तक मन करे उस लड़की को अपने साथ रखो, लेकिन जब तुम्हारा दिल भर जाए तो उसे छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ हमारे बराबर के खानदानी परिवार की लड़की से ही होगी। ये कहकर उन्होंने कॉल काट दी। तन्मय काफ़ी देर तक मोबाइल की स्क्रीन को घूरता रहा और फिर जिस दिन मीरा दुल्हन बनकर उसके कमरे में आकर बैठी तो तन्मय को लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। मीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने गहरे लाल रंग का खूबसूरत लहंगा पहन रखा था, लेकिन ब्लाउज का गला थोड़ा डीप होने की वजह से उसकी घबराहट और सीने की धड़कनें साफ झलक रही थी, जिससे वो काफ़ी सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। तन्मय को देखते ही वो एकदम से घबरा गई। वो पीछे की तरफ खिसकने ही लगी थी कि तन्मय ने उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब कर लिया। वो मीरा के चेहरे के खूबसूरत नक्शों को इतनी गहराई से देखने लगा जैसे उन्हें हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेना चाहता हो। मीरा उसकी इन तीखी नज़रों से घबरा रही थी। दूसरी तरफ दीक्षा की कही हुई बातें भी उसके दिमाग में घूम रही थी। दीक्षा ने जलन के मारे मीरा के दिमाग में ये जहर भर दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए अपने साथ ले जा रहा है और बहुत जल्द तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा। ये सोचकर मीरा की आंखें आंसुओं से भर गई। तन्मय एक पल के लिए हैरान हुआ और अगले ही पल परेशान हो गया। क्या हुआ मेरी जान? ये आंसू किस बात के? वो अपना माथा मीरा के माथे से जोड़ते हुए बोला। मीरा के होंठों से एक दर्द भरी सिसकी निकली। अब की बार तन्मय की बेचैनी और बढ़ गई। मीरा, उसने बेपनाह प्यार से उसका नाम पुकारा तो मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना सिर तन्मय के सीने पर टिका दिया था। तन्मय बहुत सहलाते हुए उसके कंधे को थपथपा रहा था और लगातार पूछ रहा था कि समस्या क्या है। तभी मीरा की रोती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी। क्या आप मुझे सिर्फ यूज करने के लिए लाए हैं? उसने इस कदर मासूम अंदाज में ये सवाल पूछा कि तन्मय बस उसके चेहरे को घूर कर रह गया। उसने गंभीर होकर ना में अपनी गर्दन हिलाई। तुम्हें ये बकवास बात किस बेवकूफ़ ने बताई? ये सुनकर मीरा ने अपने आंसू बेदर्दी से पूछे, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो आपकी तरह अमीर भी नहीं हूँ और ना ही मैं उतनी खूबसूरत हूँ। तन्मय की नज़रें एक बार फिर भटकती हुई मीरा के होंठों के पास मौजूद उस छोटे से तिल पर जाकर अट गई जिसमें तन्मय की पूरी जान बसती थी।
अगर उससे पूछा जाता कि मीरा कितनी खूबसूरत है तो वो उसकी तारीफ में पूरी दुनिया के शब्द कम कर देता। अरे तुमसे किस नासमझ ने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? वो खुमार भरे लहजे में बोलता हुआ उसके और करीब हुआ। मीरा बेइख्तियार पीछे खिसकी और जहाँ तक तुमसे शादी करने का सवाल है, मुझे तुम अच्छी लगी थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने तुमसे शादी कर ली। बहुत ही सिंपल सी बात है। वो कंधे उचकाते हुए बोला। मीरा आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी। क्या प्यार इतनी आसानी से हो जाता है? उसने फिर से मासूमियत से पूछा। पहले मुझे भी यकीन नहीं आता था, लेकिन जब से तुम्हें देखा तब से मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि प्यार आसानी से भी हो जाता है और पहली ही नज़र में हो जाता है। तन्मय ने करीब आते हुए कहा। उसकी नज़रें भटकती हुई मीरा के होंठों पर जाकर रुक गईं। मीरा ने जब उसकी नज़रों की तपिश को महसूस किया तो उसकी हालत खराब होने लगी। कल रात ही उसकी सहेली ने उसे पति पत्नी के रिश्ते और नज़दीकियों के बारे में समझाया था। उसने मीरा को ये बात भी सख्ती से साफ की थी कि अपने पति को अपने करीब आने से मत रोकना। अगर एक बार तुम उसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई तो पूरी जिंदगी रानी बनकर रहोगी। शादी की पहली रात में लड़की के पास मौका होता है कि वो अपने पति को पूरी तरह अपना बना ले। इस तरह की न जाने कितनी बातें मीरा की सहेली ने उसे समझाई थी। मीरा के गाल तो ये सोचकर ही लाल हो रहे थे कि उन दोनों के बीच इतना कुछ होगा। अभी भी तन्मय की तीखी नजरें उसे घबराहट में पहलू बदलने पर मजबूर कर रही थी। इससे पहले कि तन्मय उसके होंठों की तरफ झुकता, मीरा घबराकर दोबारा बोली, आपकी फैमिली में से कोई यहाँ क्यों नहीं आया? यह सुनकर तन्मय ने एक गहरी सांस ली। बहुत जल्द वे लोग आकर तुमसे मिलेंगे। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं किसी को इनवाइट ही नहीं कर पाया, लेकिन वादा करता हूँ कि बहुत जल्द एक शानदार ग्रैंड रिसेप्शन रखूँगा। वैसे भी अभी मेरे कुछ खास दोस्त ही आए थे। अब बस खामोश हो जाओ, बातें करके इस खूबसूरत पल को खराब मत करो। तन्मय ने मीरा की कमर थामकर उसे अपने और करीब कर लिया। अगले ही पल जब उसने अपना माथा मीरा के माथे से जोड़ा तो दोनों की सांसें आपस में उलझने लगी। मीरा बुरी तरह घबरा गई थी। तन्मय ने उसे कुछ भी सोचने का मौका दिए बिना मीरा के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया और उस नजाकत को महसूस करने लगा। मीरा की सांसें थम सी गई और उसकी हल्की सिसकियां तन्मय के करीब आकर सिमट गई। उसने घबराहट में तन्मय की शर्ट के कॉलर को कसकर जकड़ लिया था। उसके इस बेबस अंदाज पर तन्मय मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मीरा के शरीर में उठती हल्की सिहरन से साफ जाहिर हो रहा था कि तन्मय उसकी जिंदगी में आने वाला पहला इंसान था और मीरा भी तन्मय की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। इससे पहले तन्मय ने कभी किसी को अपने इतने करीब आने ही नहीं दिया था। जब वो थोड़ा पीछे हटा तो मीरा का चेहरा लाल टमाटर की तरह दमक रहा था। तुम शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। तन्मय ने प्यार से फुसफुसाते हुए उसकी गर्दन पर अपनी उंगली फेरी। जैसे ही तन्मय की उंगली फिसलती हुई मीरा की धड़कनों के करीब पहुंची, मीरा ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और घबराकर ना में गर्दन हिलाने लगी। प्लीज नहीं। लेकिन तन्मय प्यार के उस खुमार में खोया हुआ था। उसने मीरा को बेड पर लेटाकर पूरी तरह अपनी बाहों में समेट लिया। मीरा ने शर्माकर अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ी तो तन्मय उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे और बेचैन करने लगा। कुछ ही देर में मीरा की आंखों से आंसुओं की बूंदें छलकने लगी और उसकी सांसें फूल गई। यह देखकर तन्मय एकदम परेशान हो गया। पहले उसे लगा था कि वो शर्मा रही है, लेकिन मामला कुछ और ही था। क्या हुआ? क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो? तन्मय ने फिक्र से पूछा। मीरा ने रोते हुए जोर जोर से ना में गर्दन हिलाई। मैं अभी दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इतना कहकर उसने अपनी गर्दन झुका ली और आंसू तेजी से उसके गालों पर ढलकने लगे। तन्मय ने आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे और संजीदा होकर बोला, ठीक है, तुम्हारे पास इस रिश्ते को दिल से स्वीकार करने के लिए 2 महीने का वक्त है। इस दौरान खुद को पूरी तरह तैयार कर लो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। तन्मय जानता था कि मीरा के दिमाग में दीक्षा ने ये बात बिठा दी है कि तन्मय उसे बहुत जल्द छोड़ देगा और वो इसी गलतफहमी को दूर करना चाहता था। तन्मय के वॉशरूम जाने के बाद मीरा की जान में जान आई। उसने सबसे पहले अपने डीप गले को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रही तो उसकी नज़र शीशे में दिख रही अपनी परछाई पर पड़ी। अपनी हालत देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गई।
वो 2 महीने पहले ही पूरे 18 साल की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें बचपना कूट-कूट कर भरा था। वो स्वभाव से चुलबुली और बेहद मासूम थी, लेकिन जब से वो अपनी चाची के साए में आई थी, उसकी हँसी गुम हो गई थी। तन्मय जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो बिना शर्ट के था। उसकी शानदार फिटनेस और चौड़ा सीना देखकर मीरा की नज़रें वहीं ठहर गई। जल्द ही अपनी गलती का एहसास होते ही उसने बेइख्तियार नज़रें चुरा ली। तन्मय उसके इस बचकाने अंदाज पर मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बहुत गलत बात है कि तुम मुझे नज़रें भरकर देख सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। उसने मजाकिया अंदाज में निराशा जताई तो मीरा शर्म से लाल हो गई। आप बहुत बेशर्म हैं। उसने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने लगी। तन्मय ने तुरंत करीब आकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए उसका हाथ थाम लिया। वैसे प्यारी लड़की, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अब तो हम दोनों को सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। तन्मय ने उसके हाथ को कसकर थामते हुए कहा, सकती है? इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई तीसरी चीज़ नहीं आ सकती। तन्मय ने एक बार फिर मीरा की पीठ अपनी तरफ सटाकर उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए कहा। वे दोनों आईने के सामने खड़े थे और एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। तन्मय ने मीरा की गर्दन के आसपास अपनी बाहों का घेरा कस रखा था, जबकि मीरा की नज़रें इस दौरान पूरी तरह से झुकी हुई थी। उसका साफ मतलब था कि उसमें तन्मय की नज़रों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। रात के वक्त तन्मय को किसी बेहद ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। उसने मीरा को खास हिदायत दी, चाहे जो भी हो दरवाज़ा मत खोलना। मीरा ने जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया और सोने के लिए लेट गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटे से घुटन भरे कमरे से निकलकर वो इतने बड़े बंगले में आ जाएगी। लेकिन क्या ये सब हमेशा के लिए है? उसने बेइख्तियार अपने आप से सवाल किया, तो उसका दिल दोबारा उदास हो गया। वो दूसरी तरफ करवट बदलकर लेट गई और एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बड़बड़ाई, पहले कौन सा मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है जो अब मैं अच्छे की उम्मीद रखूंगी। आंसू उसकी आंखों से निकलकर तकिए में समा गए और उसके साथ ही वो नींद की गहरी आगोश में चली गई। अगली सुबह तन्मय उसे अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए ले गया। मीरा जिस चीज़ को भी देखती तन्मय उसे तुरंत पैक करवा देता। एक पल ऐसा आया जब मीरा बुरी तरह चिढ़ गई। जो चीज़ें मुझे पहननी ही नहीं है, आप उन्हें भी पैक करवा रहे हैं। तन्मय ने उसे मजाकिया अंदाज में देखा। जब तुम अपने मुंह से कुछ बोलोगी ही नहीं तो जाहिर सी बात है मुझे अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा ना। आपको अंदाज़ा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी मैं खुद आपको बता दूंगी। वो उस पर हुक्म चलाती हुई बोली। तन्मय ने तुरंत हंसते हुए अपने कानों को हाथ लगा लिया। वे दोनों उस वक्त एक दूसरे के साथ हल्की नोक-झोंक कर ही रहे थे कि मीरा की नज़र एक अंडरगारमेंट्स वाली शॉप पर पड़ी। उसके पीरियड्स की डेट भी करीब आ रही थी और उसे कपड़ों की सख्त ज़रूरत थी। तन्मय ने जब उसकी नज़रों की दिशा में देखा तो अपनी मुस्कान दबाते हुए बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? आओ अंदर चलते हैं। मैंने भी तुम्हारे लिए 2-3 तरह की नाइटीज़ पसंद करनी है। उसका इरादा सिर्फ मीरा को तंग करने का था और हुआ भी वही। वो बुरी तरह झुंझला गई। आपसे ज़्यादा बेशर्म इंसान तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। अगर अपनी पत्नी के साथ रोमांस करना बेशर्मी है तो मुझे अपने बेशर्म होने पर गर्व है। तन्मय भी अपनी बात का पक्का था। मीरा गुस्से से पैर पटक रही थी और फिर दबी हुई आवाज़ में बोली, मैं कैसे लूँगी? मुझे तो अपना साइज भी नहीं पता। अब की बार तन्मय को हैरानी का झटका लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या इससे पहले तुम नहीं पहनती थी? मीरा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मेरे लिए सारी चीज़ें दीक्षा दीदी लाती थी। वो जो कुछ भी लाकर देती थी मैं पहन लेती थी। तन्मय उसकी इस मासूमियत पर बेइख्तियार सिर पटक कर रह गया। तो फिर चलो, आज मैं तुम्हें दिलाता हूँ। मीरा ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। ये चीज़ें औरतों के खरीदने की होती हैं। तन्मय ने उसकी छोटी सी नाक को पकड़कर दबाया। तो फिर औरतों को ही खरीदने दो। तुम तो अभी एक छोटी सी बच्ची हो। आज ये बच्ची आपको दिखाएगी कि वो कितनी समझदार है। वो अपना हाथ छुड़ाकर शॉप के अंदर बढ़ गई, लेकिन कार्ड साथ ले जाना भूल गई। तन्मय भी उसके पीछे लपका और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, अपना परफेक्ट साइज तो सुनती जाओ। तन्मय ने जब उसे उसका साइज बताया तो वो शर्म से पानी पानी होने लगी।
कार में भी पूरा रास्ता मीरा ने खामोशी से गुजारा, जबकि तन्मय मजे में गुनगुनाता रहा। फिर उसने कार में एक रोमांटिक गाना भी चला दिया। क्या आप इसको बंद नहीं कर सकते? मीरा ने जलते हुए गालों और झुंझलाए हुए लहजे में कहा। तन्मय ने ना में सिर हिला दिया। वैसे अभी मेरा एक बदला बाकी है। तन्मय ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा तो मीरा तुरंत चौकन्नी हो गई। किस तरह के बदले की बात कर रहे हैं आप? वो उसे शंका भरी नजरों से देखती हुई बोली। तुम्हें याद है तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, और देखो मैं भी कितना अच्छा हूँ कि इतनी जल्दी भूल गया। मीरा ने बेइख्तियार डर के मारे थूक निकला और तन्मय के बड़े बड़े हाथों को देखा। अगर एक भी थप्पड़ उसे पड़ जाता तो उसकी याददाश्त जाने की गारंटी पक्की थी। क्या क्या आप भी मुझ पर हाथ उठाएंगे? उसने कांपते हुए लहजे में सवाल किया। तन्मय ने ना में सिर हिलाया। नहीं, ये तो मेरे लिए घाटे का सौदा है। तुम रोना शुरू कर दोगी और तुम्हारी वो डरावनी रोने की आवाज़ में कैसे बर्दाश्त करूँगा। ये सुनते ही मीरा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर जोर से एक थप्पड़ घसीट कर दिया। तन्मय दर्द से छटपटा कर रह गया। मीरा मुंह फुलाकर वापस दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। अरे अपनी सजा तो सुनती जाओ, वो शरारती अंदाज में बोला। तुम्हारी सजा यह है कि मैंने तुम्हारे लिए जो स्किन कलर की नाइटी खरीदी है, रात के वक्त तुम मुझे वो पहनकर दिखाओगी। यह सुनकर मीरा बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तन्मय ने उसके लिए नाइटी खरीदी होगी, और ये काम उसने तब किया जब वो कपड़ों की शॉप पर बिजी थी। मैं आपकी ऐसी कोई बात नहीं मानूंगी, उसने धीमी और चिढ़ी हुई आवाज में कहा। लेकिन तन्मय भी इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। रात को जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो मीरा परेशान होकर पूरे कमरे में चक्कर काट रही थी। इस वक्त उसने तन्मय की ही लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। शर्ट उसके घुटनों से भी नीचे आ रही थी और ट्राउजर के पांचे भी उसने फोल्ड किए हुए थे। इन ढीले ढाले कपड़ों में वो काफी असहज महसूस कर रही थी। तन्मय को उस पर नए सिरे से प्यार आया, लेकिन उसने अपने माथे पर बनावटी गुस्सा दिखाते हुए पूछा, तुमने अभी तक नाइटी क्यों नहीं पहनी? मैं वो नहीं पहन सकती। आपने देखा वो कितनी अजीब और रिवीलिंग है। ओफो, अगर वो पहनोगी तो यहाँ भी दिखेगा। और अपने सीने की तरफ इशारा किया। और यहाँ से भी दिखेगा। उसके बाद उसने अपनी कमर को पकड़ते हुए कहा। तन्मय ये सुनकर मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और उसे दीवार से सटाकर बोला, मैं तुम्हें यहाँ से भी देखना चाहता हूँ और यहाँ से भी। उसका अंदाज पूरी तरह से रोमांस से भरा था। मीरा बुरी तरह से झुंझला गई। या तो तुम मेरे साथ स्विमिंग करोगी या फिर वो नाइटी पहनोगी। तन्मय ने एक और शर्त रख दी। पानी से तो मीरा को हद से ज्यादा डर लगता था, इसीलिए बेहतर यही था कि वो नाइटी ही पहन ले। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सिर्फ एक बार मुझे मौका मिले, फिर देखिएगा मैं आपके साथ क्या करती हूँ। मीरा पैर पटकते हुए चेंज करने चली गई। तन्मय ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। तब तुम्हें वो नाइटी पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे ही देखकर गुजारा कर लूंगा। कुछ ही देर बाद मीरा अपने सीने पर हाथ रखे शर्म से सिमटती हुई बाहर निकली। कपड़े काफी रिवीलिंग थे, जिससे उसकी सुराहीदार बनावट और निखार काफी हद तक नुमाया हो रहे थे। एक तो वो मासूम भी बेतहाशा थी और उसका फिगर भी बेहद आकर्षक था। इस बात का अंदाजा तन्मय को आज गहराई से हुआ था। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, मीरा तेजी से बोली, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ था। तन्मय ने उसकी बात को अनसुना किया और उसकी कमर पकड़कर खींचते हुए सीधे अपने सीने से लगा लिया। मीरा की धड़कनें जोरों से तन्मय के चौड़े सीने से टकराई और उसके होंठों से एक बेबस सिसकी निकली, जिससे तन्मय के जज्बात पल भर में भड़क उठे। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारा ये रूप मुझे पूरी तरह अपना दीवाना बना देगा। आखिर तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए तन्मय फुसफुसाया। मीरा से कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। तन्मय के हाथ लगातार उसकी धड़कनों पर थिरक रहे थे। मीरा की युवा खूबसूरती इस वक्त पूरे निखार पर थी, लेकिन अभी भी उसके दिल में यही डर बैठा था कि तन्मय उसे सिर्फ इस्तेमाल करने की बात छोड़ देगा। हालांकि उसके दिल में किसी कोने में तन्मय के प्यार के लिए बगावत भी शुरू हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया है, परसों ही अपना ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी रख रहा हूँ, तन्मय ने कहा। मीरा ने उसे हैरानी से देखा। उसे लग रहा था कि तन्मय ने रिसेप्शन की बात झूठ में बोली थी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको फिलहाल इतने करीब नहीं आने दूंगी। अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं, मीरा ने तीखे लहजे में जवाब दिया।
तन्मय ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ टिका दिए। मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये इंतजार ज्यादा लंबा मत खींचना। मीरा ने बेइख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। तन्मय की उंगलियां नाइटी के अंदर सरक कर उसकी कमर को कस चुकी थी, जिससे मीरा का शरीर भी धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा था। उसे लग रहा था कि वो और ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगी। तभी अचानक तन्मय का मोबाइल बज उठा। तन्मय का मूड पूरी तरह से खराब हो गया। वहीं दूसरी तरफ मीरा को भी अचानक अजीब महसूस हुआ। दोनों तुरंत एक दूसरे से पीछे हटे। स्क्रीन पर चमकता हुआ नंबर देखकर तन्मय एकदम गंभीर हो गया। उसने मीरा के गालों को थपथपाते हुए कहा, कल की तरह दरवाजा लॉक कर लेना। यह सुनकर मीरा ने बेइख्तियार उसकी बाह थाम ली। आप कहाँ जा रहे हैं? कल भी आप चले गए थे। अब उसे तन्मय के जाने पर थोड़ा अजीब लग रहा था। फिक्र मत करो, मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, सिर्फ एक ही हो तुम। एक बहुत जरूरी काम है, उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। तन्मय मुस्कुराया। ये सुनते ही मीरा ने तुरंत उसकी बाह छोड़ दी। तन्मय को उसका इस तरह से सवाल करना बेहद अच्छा लगा, लेकिन अभी वो मीरा को अपनी सीक्रेट पर्सनल लाइफ और अंडर कवर एजेंट होने के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था। अभी तो उसने अपने पापा को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। तन्मय ने अपने पापा को भी अपने इस गुप्त मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया। असल में वो ये सब एक बेहद खास और बड़े मकसद के लिए कर रहा था। वो शहर के उस सबसे बड़े और खतरनाक सिंडिकेट माफिया को पकड़ना चाहता था जो बेकसूर लड़कियों की स्मगलिंग करता था। उसने मन ही मन ये फैसला भी कर रखा था कि इस केस के सुलझते ही वो ये अंडर कवर एजेंट की जॉब छोड़ देगा। लेकिन ये केस सुलझने के बजाय दिन ब दिन और उलझता जा रहा था। मीरा खामोशी से तन्मय को जाते हुए देखती रह गई। अगले कुछ दिनों में तन्मय ने मीरा का बेतहाशा ख्याल रखा। उसकी हर छोटी मोटी जरूरत को उसके मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देता था। वो उसे ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं दे रहा था जिनके बारे में मीरा अब सपने देखना भी छोड़ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मीरा की बहुत इज्जत करता था। मीरा भावुक थी, अक्सर गुस्से में आकर जो मुंह में आता बोल देती थी, लेकिन तन्मय ने कभी पलटकर उस पर गुस्सा नहीं किया। जब तन्मय ने अपने ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी का ऐलान किया तो उसके पापा बेतहाशा गुस्से में आ गए। उन्होंने तन्मय को धमकी दी, मैं तुम्हें अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। यह सुनकर तन्मय मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया और शांत लहजे में बोला, पापा आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि आपने खुद ही सालों पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। अब की बार उसके पापा को अपने आप पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उनकी यह धमकी भी नाकाम साबित हुई थी। आखिर उस सिंपल सी लड़की में ऐसा क्या है जो तुम अपने बाप से बगावत कर रहे हो? उन्होंने चिढ़कर पूछा। तन्मय ने एक गहरी सांस ली। मैं मीरा से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ पापा। वो मेरे लिए पूरी दुनिया है और मैं उससे किसी भी कीमत पर दूर नहीं हो सकता। अगर आप हमारे रिसेप्शन में आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे अफसोस ज़रूर होगा। पर आपकी गैर मौजूदगी की वजह से मैं उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तन्मय के पापा पूरी तरह खामोश हो गए। एक वक्त था जब वे तन्मय के पीछे पड़े रहते थे कि वो शादी कर ले, लेकिन तन्मय उनकी बात टाल देता था। और जब तन्मय ने अब शादी की तो एक बेहद सिंपल परिवार की लड़की से, और इस बात का गुस्सा उनके पापा को भी था। मीरा जो कमरे के बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, उसके कदम जमीन पर जम गए। तभी तन्मय बाहर निकला और मीरा को आईने की तरह सुन्न खड़ा देखकर अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला, कितनी बुरी बात है, किसी की बातें ऐसे छुपकर नहीं सुनते। ये कहते हुए उसने मीरा के गाल पर चुटकी काटी तो मीरा ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मुझ जैसी मामूली सी लड़की के लिए? तन्मय ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। तुम मेरे लिए बहुत खास हो और ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तन्मय की बात सुनकर मीरा चुप हो गई। उन दोनों का ग्रैंड रिसेप्शन बहुत ही धूमधाम से हुआ। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और नामी हस्तियां वहां मौजूद थी, लेकिन पूरी पार्टी की लाइमलाइट मीरा और तन्मय ने ही लूट रखी थी। सबकी नज़रें उन्हीं पर टिकी थी क्योंकि दोनों साथ में सूरज और चांद की जोड़ी लग रहे थे। मीरा ने इस वक्त एक महंगा डिजाइनर लहंगा पहन रखा था जिसने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। नजाकत से किए गए मेकअप में वो पार्टी की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। काफ़ी देर से मीरा को अपने चेहरे पर किसी की चुभती हुई नज़रें महसूस हो रही थी। उसने बेचैन होकर मुड़कर देखा तो वहाँ खड़ी रिया उसे नफरत से घूर रही थी।
मीरा उसे पहचानती नहीं थी, इसीलिए और उलझन में पड़ गई। कहीं वो आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं? थोड़ी देर बाद मीरा तन्मय के कानों में फुसफुसाती हुई बोली। तन्मय चौंक गया। मैंने तो आज तक किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं की, तो गर्लफ्रेंड कहाँ से आ जाएगी? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, आप तो डर ही गए। मीरा उसका मजाक उड़ाते हुए बोली। ये सुनकर तन्मय ने उसके करीब झुककर फुसफुसाया, डराऊंगा तो मैं आज तुम्हें, तैयार रहना। यह सुनते ही मीरा शर्माकर उससे थोड़ा फासला बनाकर बैठ गई। दूसरी तरफ तन्मय का रिया के साथ एक पल के लिए आई कांटेक्ट हुआ। तन्मय ने अपनी सख्त नज़रों से ही उसे चेतावनी दे दी थी। रिया के होंठों पर एक अजीब सी कुढ़न भरी मुस्कान फैल गई। असल में रिया तन्मय के पापा के पुराने बिजनेस पार्टनर की बेटी थी और कॉलेज के दिनों से ही तन्मय पर मरती थी। उसके मन में ये वहम बैठ गया था क्योंकि उसके पापा और तन्मय के पापा ने बचपन में मजाक मजाक में इन दोनों की शादी की बात कही थी। रिया ने बचपने में ये बात अपने दोस्तों में भी फैला दी थी। एक दिन जब किसी जानने वाले ने तन्मय से रिया के साथ रिश्ते के बारे में पूछा तो तन्मय हैरान रह गया था। उसने उसी वक्त रिया को बुलाकर दो टूक शब्दों में समझा दिया था कि अपने दिमाग से फालतू बात निकाल दो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की बकवास बातें अपने दिमाग में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो। जिस किसी ने भी तुम्हारे दिमाग में फालतू बात डाली है, बेहतर यही होगा कि अपनी सोच साफ कर लो। उस दिन रिया बहुत रोई थी, यहाँ तक कि उसने अपना आत्मसम्मान भी किनारे रख दिया था और तन्मय के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी। तन्मय को उस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन वो इस मामले में रिया की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदगी जीने के सख्त खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि जिस तरह उसके पापा ने अपनी पूरी जिंदगी घुटन में गुजारी, वो भी वैसी ही जिंदगी गुजारे। उसके पापा अपनी जवानी में किसी और से प्यार करते थे, लेकिन चूंकि उनके परिवार का कड़ा नियम था कि शादी सिर्फ अपने बराबर के स्टेटस वाले पुराने परिचित खानदान में ही होगी, इसीलिए उसके पापा सूर्यकांत जी को अपना प्यार खोना पड़ा था। उसके बाद पूरी जिंदगी उनकी तन्मय की मम्मी के साथ नहीं बन सकी। तन्मय ये बेवकूफ़ी करके अपनी खुशियों को दांव पर नहीं लगाना चाहता था। क्या आपके पापा नहीं आए? रिसेप्शन की पार्टी खत्म होने के बाद मीरा ने धीमी और नरम आवाज में पूछा तो तन्मय के चेहरे के हाव भाव एकदम गंभीर हो गए। वो मुझसे थोड़े नाराज हैं, लेकिन फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूँगा। तुम अपने दिमाग पर बिल्कुल बोझ मत डालो प्लीज़, क्योंकि मैं तुम्हें किसी टेंशन में नहीं देख सकता। ये कहकर तन्मय ने प्यार से मीरा का गाल खींचा तो वो चुप हो गई। रिसेप्शन के तुरंत बाद तन्मय ने मीरा का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। वो चाहता था कि मीरा आगे अपनी पढ़ाई जारी रखे, जबकि मीरा को पढ़ाई से दूर दूर तक कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन तन्मय को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने गलती से यह बात अपने मुंह से निकाल दी थी, पर उसे नहीं पता था कि यह गलती उसके सिर की मुसीबत बन जाएगी। उसे कॉलेज जाते हुए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और इस एक हफ्ते में तन्मय अपने सीक्रेट केस के सिलसिले में हद से ज़्यादा बिजी था। अब तो मीरा को भी उलझन और बेचैनी होने लगी थी। एक रात जब तन्मय देर से घर वापस आया तो मीरा कमर पर हाथ रखकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आप इस वक्त कहाँ से वापस आ रहे हैं? उसने बिल्कुल अधिकार जताने वाली पत्नी वाले अंदाज में सवाल किया। तन्मय ने बेइख्तियार अपनी मुस्कान दबाई। दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो उसके साथ हॉस्पिटल गया था। अब की बार मीरा ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा। मुझसे झूठ मत बोलिए, ये बहाना आपने पिछली बार भी बनाया था और उससे पिछली बार भी आपने यही कहा था कि दोस्त की बहन का एक्सीडेंट हो गया है। तन्मय ने बेइख्तियार अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। पता नहीं क्यों वो बहाना बनाकर भूल जाता था। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए बात संभालने की कोशिश की। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। आप मुझे सच सच बताइए ना, आपने अपने स्टेटस वाली किसी लड़की से चुपके से शादी कर ली है ना? इतना कहकर उसने रोना शुरू कर दिया तो तन्मय के हाथ पांव फूल गए। तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? और क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा है कि एक चुड़ैल के होते हुए मैं दूसरी चुड़ैल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा? मीरा को चुप करवाने के चक्कर में तन्मय ने उसे और ज़्यादा रुला दिया। मुझे पता था आप मुझसे झूठ बोलते हैं। भला आपको मेरे जैसी चुड़ैल लड़की से कैसे प्यार हो सकता है? तन्मय ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे खींचकर अपने करीब किया। बस अब खामोश हो जाओ। एक बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में गया था, लेकिन तुम्हें अब नहीं बता सकता।
जब सही वक्त आएगा तो बता दूंगा। उसके बालों की लट को अपनी उंगली में लपेटते हुए वो फुसफुसाया, ये सारी बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि मेरा हक देने के बारे में क्या इरादा है तुम्हारा। उसका लहजा काफी थका थका सा था। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो तुम। तन्मय ने मीरा की गर्दन पर अपने होंठ टिका दिए तो मीरा अपनी जगह पर जम गई। ये बात सच थी कि उसके दिल में तन्मय को लेकर जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी थी। तन्मय हमेशा उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरता था। आज सुबह ही जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी और उसने बताया कि अभी तक उसने तन्मय को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दी है, तो उसकी दोस्त ने उसे बहुत डांटा था। तुम किस कदर बेवकूफ़ लड़की हो। एक इंसान तुम्हारे पीछे पागल है, तुम्हारी इतनी इज्जत करता है, तुमसे इतना प्यार करता है, यहाँ तक कि उसने अपने पापा से बगावत करके तुमसे शादी की, और तुम हो कि उसे तड़पा रही हो। होश में आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें इस वक्त पर पछतावा हो। ये सारी बातें मीरा के दिल में सीधे जाकर लगी थी। फिर इन दिनों तन्मय का देर से घर आना भी उसे डिस्टर्ब कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, उसके अपने दिल में भी तन्मय के लिए सच्चा प्यार जन्म ले चुका था। इस बार जब मीरा ने कोई विरोध नहीं किया और उससे दूर नहीं हटी तो तन्मय को हिम्मत मिली। उसने मीरा की गर्दन से थोड़ा पीछे हटकर सीधे उसके होठों को चूम लिया। मीरा ने अब भी कोई विरोध नहीं किया। तन्मय ने फिर से उसकी कमर को अपनी बाहों में दबोच लिया और दोनों प्यार के उस खूबसूरत एहसास में डूब गए। तन्मय ने मीरा की कमर पर हाथ रखा, उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसकी कमर पर उंगलियां फेरने लगा। मीरा के होंठों से दबी सी सिसकियां निकल रही थी। इस इंसान की ऐसी दीवानगी और नज़दीकी बर्दाश्त करना सच में बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अब वो उसे और ज़्यादा तंग या परेशान नहीं करना चाहती थी। आपको मुझसे एक वादा करना होगा, वो फूली हुई सांसों के साथ बोली। तन्मय ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। बस अब दोबारा कोई ऐसी चीज़ मत मांगना जिसे पूरा करना मुश्किल हो। मीरा ने बेइख्तियार नजरें चुराई। आप बस मुझे ये प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे दर्द नहीं देंगे, जरा सा भी नहीं होना चाहिए। वो धमकी भरे अंदाज में तन्मय की आंखों में देखते हुए बोली। तो तन्मय ने पहले उसकी आंखों को चूमा और फिर उसके गालों को चूमते हुए उसके होंठों के करीब आया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दर्द दे सकता हूँ? सिर्फ एक बार तो मुझ पर यकीन करके तो देखो। वादा करता हूँ कि तुम्हारी सारी गलतफहमियों को ख़त्म कर दूंगा। ये कहते ही तन्मय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मीरा ने भी अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए और अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। उसने ये फैसला बहुत सोच समझकर किया था, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी डर था कि अगर उसका दिल दोबारा टूटा तो वो क्या करेगी। पर इसके साथ ही उसे तन्मय के सच्चे प्यार पर पूरा भरोसा भी था। तन्मय ने बहुत आराम से उसे सोफे पर लिटाया तो वो बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली, यहाँ पर नहीं, यह मुझे चुभता है और ठीक से नींद भी नहीं आती। उसके इस बचकाने अंदाज पर तन्मय ने अपनी मुस्कान दबाई। तुम्हें किस नासमझ ने कहा कि आज की रात हम दोनों सोएंगे? वो शरारती लहजे में बोला तो मीरा नजरें झुकाने पर मजबूर हो गई। और जहाँ तक तुम्हारे आराम का सवाल है तो वो मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है, तन्मय ने प्यार से कहा। मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ी देर बाद मीरा ने घबराते हुए कहा। तन्मय ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और उसे जाने दिया। जब वो वापस आई तो हद से ज़्यादा शर्मा रही थी और अपनी उंगलियां चटका रही थी। तन्मय ने उसे अपनी गोद में बैठने का इशारा किया तो वो तेजी से बोली, नहीं, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। तन्मय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी पत्नी हो तुम। तन्मय ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया और एक बार फिर उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लेकर अपने प्यार का एहसास छोड़ने लगा। मीरा ने तन्मय की शर्ट का कॉलर हल्का सा थाम रखा था। तन्मय ने जब मीरा की घबराहट महसूस की तो उसने अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक दी। अब मीरा तन्मय के सीने पर अपनी उंगलियां फेरने लगी थी, जबकि तन्मय भी मीरा के करीब आकर सुकून तलाश कर रहा था। जैसे ही तन्मय ने उसकी शर्ट उतारनी चाही, मीरा पर एक बार फिर शर्म हावी हो गई। इस तरह से नहीं, प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए ना। तन्मय ने न चाहते हुए भी सिर्फ 0 वाट का डिम बल्ब ऑन किया, लेकिन इस हल्की रोशनी में भी मीरा का रूप और निखार पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। तन्मय की नजरें लगातार उसकी सुराहीदार बनावट को निहार रही थी। वो बेइख्तियार उस पर झुक गया और उसके साथ ही मीरा की हल्की सिसकियां पूरे कमरे की खामोशी में घुलने लगी।
कभी वो बेताबी से तन्मय के बालों में उंगलियां फंसा लेती तो कभी उसे अपने करीब खींच लेती। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबते चले जा रहे थे। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली तो तन्मय उसके सीने में चेहरा छुपाए सुकून की नींद सो रहा था। बीती रात की यादें दिमाग में आते ही मीरा के होंठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान फैल गई। वो खामोशी से तन्मय के बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। उसी शाम तन्मय उसे अपने साथ एक बिजनेस पार्टी में ले गया। वहां वो मीरा को कुछ औरतों और लड़कियों के ग्रुप के साथ छोड़कर खुद काम के सिलसिले में एक तरफ चला गया। तन्मय को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पार्टी में रिया भी आई हुई थी, वरना वो मीरा को वहां कभी अकेले नहीं छोड़ता। अचानक तन्मय के दोस्त की वाइफ ने मीरा से मजाकिया अंदाज में पूछा, आपकी तन्मय भाई से पहली मुलाकात कब हुई थी? इससे पहले कि मीरा कोई जवाब देती, रिया तेजी से बीच में बोल पड़ी, तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि इसने तन्मय को कैसे फंसाया। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे ये कोई आम बात हो। उसकी देखा देखी बाकी लड़कियां भी हल्की मुस्कान के साथ देखने लगी। मीरा का सांस घुटने लगा था। रिया ने अगले ही पल मीरा के कंधे को थपथपाया और झूठी फ्रैंकनेस दिखाते हुए बोली, मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे तो मजाक करने की आदत है। खैर तुम बताओ कि तुम्हारी तन्मय से मुलाकात कब हुई थी? वैसे जहां तक मुझे पता है तुम तो किसी बेहद साधारण और पिछड़े इलाके से आती हो ना, और तुम्हारे तो पेरेंट्स भी नहीं हैं, जबकि हमारे तन्मय का स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। पता नहीं इसका दिल तुम पर कैसे आ गया, हैरानी की बात है ना। रिया उसकी आंखों में देखते हुए जलन भरे अंदाज में तीखे सवाल कर रही थी। इधर मीरा को लग रहा था कि डर और अपमान से उसका दिल बैठ जाएगा। वो बिना कुछ कहे तुरंत वहां से बाहर निकल गई। तन्मय ने मीरा को रोते हुए बाहर जाते देख लिया था और उसके साथ ही उसकी भीगी हुई आंखों को भी। उसने नफरत भरी नजरों से रिया को घूरा, जिसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। तन्मय भागा हुआ मीरा के पीछे गया। जैसे उसने मीरा की बांह पकड़ी वो रोते हुए बोली, आपने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो आपके काबिल ही नहीं हूँ। मैं तो एक बेहद साधारण और पिछड़े इलाके से आती हूँ और इन सबको लगता है कि मैंने आपको फंसाया है। ये कहकर उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तन्मय ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। जहाँ तक उन लोगों का सवाल है तो उन्हें इग्नोर करो। उनका तो मकसद ही यही है कि वे तुम्हारी खुशियों में जहर घोलें। तो तुम क्यों उन्हें उनके मकसद में कामयाब होने दे रही हो? मेरी वजह से आप भी सबके सामने नीचा देख रहे हैं, सब आपका भी मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी आंखों में देखते हुए मीरा बोली। तन्मय ने उसके आंसू पोंछे, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ तक बैकग्राउंड का सवाल है तो मैं इन लोगों की असलियत बहुत अच्छे से जानता हूँ। इंसान की पहचान उसके संस्कार और चरित्र से होती है, और अगर मैं इनकी हकीकत सबके सामने लाने पर आ गया तो इनमें से कोई भी खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेगा। तन्मय इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में था। भला वो अपनी जान से प्यारी पत्नी की आंखों में आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो मीरा को संभालने के लिए तुरंत घर वापस ले आया, लेकिन रात के वक्त उसने रिया को कॉल करके साफ शब्दों में चेतावनी दे दी, अगर दोबारा तुमने मेरी पत्नी को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी जो भी नाइट क्लब वाली आपत्तिजनक वीडियोज मेरे पास हैं वो मैं सारी वायरल करवा दूंगा। यूं तो तन्मय के उसूलों के खिलाफ था कि वो किसी लड़की को ब्लैकमेल करे, लेकिन इस बार रिया ने सारी हदें पार कर दी थी। रिया भी घबरा गई, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तन्मय के पास उसकी इस हकीकत का सबूत होगा। अगले कुछ दिनों में तन्मय अपने सीक्रेट अंडर कवर केस की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा। उसे मीरा के लिए वक्त ही नहीं मिलता था, जबकि मीरा 24 घंटे मुंह फुलाकर घूमती रहती थी। जब वो देर रात घर आता तो मीरा सो चुकी होती और उसके उठने से पहले ही तन्मय निकल जाता था। दरअसल जिस खतरनाक माफिया पर तन्मय काम कर रहा था, उन्हें तन्मय की पर्सनल लाइफ और मीरा के बारे में पता चल चुका था। इसका मतलब था कि मीरा की जान को भी खतरा था। तन्मय ने अपने पापा सूर्यकांत जी से बात करके मीरा को अपने पुश्तैनी फार्म हाउस हवेली भेजने का फैसला किया। उस दिन जब तन्मय घर आया तो मीरा वहां मौजूद नहीं थी। वो पागलों की तरह उसे हर जगह तलाश करने लगा। नौकर ने बताया कि उस कुछ सामान लेने मॉल गई थी। तन्मय को जिंदगी में पहली बार मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
जबकि उसने साफ समझाया था कि अकेले घर से बाहर कदम मत निकालना। पर इसमें उस बेचारी की भी गलती नहीं थी। उसे कुछ बेहद ज़रूरी पर्सनल सामान लेना था और जैसे ही शॉपिंग मॉल से बाहर निकली तभी एक काले रंग की कार उसके सामने आकर रुकी। बिना कुछ सोचने समझने का मौका दिए वे गुंडे उसे बेहोश करके अपने साथ ले गए। जब मीरा को होश आया तो उसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। सामने ही एक खतरनाक गुंडा बैठा था जो उसे घिनौनी नजरों से देख रहा था। क्या हुआ सुंदरी, तुम इतनी डर क्यों रही हो? वो उसके करीब आते हुए बोला। मीरा डर के मारे चीखने लगी। अगले ही पल उस गुंडे ने मीरा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया जिससे वो दर्द से कराह उठी। खबरदार, अगर तेरी आवाज बाहर निकली तेरी जिंदगी तेरे पति के हाथ में है। अगर उसने वो सीक्रेट फाइल हमारे हवाले नहीं की तो तुझे जान से मार देंगे, और अगर फाइल दे भी दी तब भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर वो शैतानी अंदाज में हंसने लगा। मीरा को उस इंसान से सख्त घिन आ रही थी और वो बेबस होकर रो रही थी। उधर तन्मय मीरा के लिए पागलों की तरह तड़प रहा था। उसने हर जगह मीरा को ढूंढने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। सूर्यकांत जी ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और वफादार सिक्योरिटी हेड विक्रम को तन्मय की मदद के लिए भेजा। विक्रम बहुत ही चतुर इंसान था और शहर के कोने कोने से वाकिफ था। वो उस क्रिमिनल गैंग को ठिकाने को भी जानता था। सूर्यकांत जी जो पहले मीरा को बहू मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने तन्मय की मीरा को ढूंढने में पूरी मदद की। वे अपने बेटे की आंखों में उस मासूम लड़की के लिए बेपनाह प्यार और तड़प देख चुके थे। वे जानते थे कि अगर मीरा को कुछ हो गया तो उनका बेटा पूरी तरह टूट जाएगा। वे अपने अतीत की गलती अपने बेटे के साथ नहीं दोहराना चाहते थे। जब तन्मय पुलिस टीम और विक्रम के साथ उस ठिकाने पर पहुंचा तो मेन गुंडे ने तुरंत मीरा की कनपटी पर पिस्तौल रख दी। तन्मय ने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की, तभी पीछे से विक्रम ने उस गुंडे को दबोच लिया, लेकिन हड़बड़ी में गोली चल चुकी थी। गोली सीधे मीरा के कंधे पर जाकर लगी। वो दर्द से तड़पती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ ही अपने शरीर में असहनीय दर्द की टीस महसूस हुई और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। मीरा को लगभग 2 हफ्तों के बाद अस्पताल में होश आया था। ये 2 हफ्ते उसके लिए बेहद नाजुक थे और वो अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। तन्मय के लिए यह समय किसी नरक से कम नहीं था। इस कठिन दौर में सूर्यकांत जी ने अपने बेटे को संभाला और उसका सहारा बने। मीरा की आंखें खोलते देख तन्मय बेतहाशा उसकी तरफ लपका। मुझे माफ कर दो मीरा, मुझे तुम्हें सब कुछ बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। यह सुनकर मीरा ने ना में सिर हिलाया। आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। भगवान का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं दोबारा कभी आपको देख भी पाऊंगी या नहीं, और ये एहसास बहुत डरावना था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो तन्मय ने तड़प कर उन्हें पूछा। अब वो डरावना सपना खत्म हो चुका है मीरा, मैं तुम्हारे पास हूँ, हम दोनों एक दूसरे के पास हैं। अब मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए तन्मय ने मीरा के माथे को चूम लिया। मीरा को पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा वक्त लगा। इस दौरान तन्मय ने उसका बच्चों की तरह ख्याल रखा। जिस आपराधिक सिंडिकेट को पकड़ने के लिए तन्मय ने स्पेशल मिशन ज्वाइन किया था, उसका खात्मा करने के बाद तन्मय ने अंडर कवर एजेंट की जॉब से इस्तीफा दे दिया और अपने पापा के बिजनेस को संभाल लिया। सूर्यकांत जी की अपने बेटे से जो आखिरी शिकायत थी वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उन्होंने मीरा को दिल से अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था, बल्कि अब तो वे मीरा को बहू नहीं अपनी सगी बेटी मानकर प्यार करते थे। कभी कभी तो आलम ये होता था कि सूर्यकांत जी और मीरा एक टीम बनाकर तन्मय की खिंचाई करते थे और घर हंसी खुशी के ठहाकों से गूंज उठता था। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांटिक नॉवेल के साथ।